नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं फिराक गोरखपुरी की गज़लें। ये माना है ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी उर्दू फ़ारसी के महान शायर थे। उनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनका मूल नाम था रघुपति सहाय फिराक। उन्होंने अपनी अंग्रेजी, फारसी, अरबी इनमें शिक्षा ग्रहण की थी और 1983 ईस्वी में ये महान शायर संसार को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। इनकी जो रचनाएं हैं गुले नगमा, नज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। फिराक गोरखपुरी की गज़लें जो कक्षा 12वीं में है, आज हम उनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले गज़ल है, नौरस गूंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन के पर तोले हैं। यहाँ पर जो है बसंत ऋतु के आगमन पर जो वातावरण होता है उसके सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। नौरस बसंत ऋतु, गूंचे फूल की कलियाँ, नाजुक कोमल, गिरे होते हैं गांठे या गुत्थियाँ, बू खुशबू और गुलशन बाग बगीचा। इसमें कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है कि बसंत ऋतु फूल की कलियों की पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोल देती है। बाग में फूलों के रंगों की खुशबू उड़ने के लिए अपने पंखों को खोलती है। यानी कि जब कलियां अपनी गांठें खोलती है तो वो फूल बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि रंग और खुशबू चारों तरफ फैल जाना चाहते हैं। यानी कि जैसे वो अपने परों को खोल लेते हैं और पूरे बगीचे में अपनी खुशबू और रंग फैला देते हैं। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि बाग में खिले हुए फूल अपनी रंग और खुशबू को उड़ाने के लिए अपने पंखों को खोल रहे हैं। यानी कि संपूर्ण बगीचे में फूलों की सुंदरता और खुशबू फैल जाती है। आगे है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोवे हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। यहाँ कवि ने रात्रि के तारों के टिमटिमाने का जो सौंदर्य है उसका चित्रण किया है। यहाँ कवि कहता है कि रात्रि के गहरे अंधकार में प्रकृति का कण कण सोया रहता है। यानी कि पूरे वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ होता है, लेकिन इस गहन अंधकार में भी तारे जो है वो टिमटिमाते रहते हैं। रात्रि के गहरे अंधकार में टिमटिमाते तारे हमें निस्वार्थ भाव से परोपकार करने की और सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। अपनी आंखें झपकाकर वो अपना सौंदर्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्यारो, तुम सब सुनो, रात्रि के चारों ओर छाया हुआ सन्नाटा भी अपना रहस्य बताता है। यानी हमें वो कुछ ना कुछ अवश्य बोलता रहता है। आगे है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो ले वे है, हम किस्मत को रो ले हैं। यहाँ कवि अपनी किस्मत के बारे में बताता है। यहाँ कवि बताता है कि मनुष्य जो है उसकी कर्म करने की इच्छा जब नहीं होती, जब वो कर्म नहीं करता है तो अपनी किस्मत को दोष देता रहता है। कवि कहता है कि इस जहान में आलसी मनुष्य और उसकी किस्मत दोनों एक समान स्वभाव के होते हैं। आलसी मनुष्य तथा उसकी किस्मत दोनों को एक ही कार्य मिला हुआ है। वह समय समय पर किस्मत को रो लेता है और किस्मत उसको रोती रहती है। यहाँ कवि का अभिप्राय है कि इस संसार में आलसी आदमी अपनी किस्मत के रोने रोता रहता है और किस्मत उसे रोएगी। वह अपना कर्म सत्यनिष्ठा से और परिश्रम से नहीं करता है, आजीवन किस्मत को ही दोष देता रहता है। तो हमें यहाँ पे
ये बताया गया है कि हमें कर्म करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। इसके बाद आगे आते हैं, जो मुझको बदनाम करे काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। यहाँ पे कवि अपने आप का चित्रण करता है। कवि कहता है कि इस दुनिया के लोग जो मुझको बदनाम करना चाहते हैं, मेरे ऊपर बदनामी का दाग लगाना चाहते हैं, कवि का मानना है कि ऐसे लोग जो दूसरों को बदनाम करते हैं, उन्हें अपने आप में झांक कर देख लेना चाहिए। यानी कि वही लोग दूसरों को बदनाम करते हैं जो खुद बदनाम होते हैं। यानी कि इसमें कवि कहता है कि इस समाज में दूसरों को वही लोग बदनाम करते हैं जो स्वयं पहले से ही बदनाम होते हैं, और ऐसा करके वो दूसरों को बदनाम नहीं करते बल्कि अपने ही रहस्यों को खोलकर बताते रहते हैं। तो हमें कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये किस्मत भी अदा करे है हम बददुरस्ती, ए होशो आवाज़, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले। इसमें कवि प्रेम की कीमत अदा करने का चित्रण करता है। कवि कहते हैं, अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हम पूरे विवेक के साथ, पहले शब्दार्थ देखते हैं इसके, कीमत मूल्य अदा करना, चुकाना, बदुरुस्ती ए होशो हवास, विवेक के साथ, होश, पूरे होश में, दीवाना प्रेमी या चाहने वाला। तो इसमें कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हम पूरे विवेक के साथ और पूरे होशो हवास में प्रेम की हर कीमत चुका देते हैं, और हम तुम्हारा सौदा करने वाले या तुम्हें खरीद कर अपने पास रखने वाले दीवाना बनने को भी तैयार है। यानी कवि यहाँ अपने प्रेम को दर्शाना चाहते हैं कि हम जो है हर कीमत में तुम्हारा प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले। तो इसके शब्दार्थ हैं, गम यानी पीड़ा, दुख, पासे अदब है सम्मान करता हूँ, ख्याल विचार। इसमें कवि कहता है कि हे प्रिय, मैं तेरे हृदय से में स्थित पीड़ा का सम्मान करता हूँ। तेरे गम का पासे अदब है, यानी कि मुझे तुम्हारे गम का एहसास है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ मुझे दुनिया का भी ख्याल है। यानी कि मैं दुनिया का मुझे ख्याल है, मैं सामाजिक मर्यादाओं में रह करके अपने प्रेम को जो है उजागर नहीं कर सकता। यानी कि मैं तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकता। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले। इसमें कवि कहता है कि इसलिए मैं तुम्हारे प्यार में जो है, तुम्हारा जो हाल है वही मेरा हाल है, यानी कि मेरी भी पीड़ा जो है इतनी ही है, इसलिए मैं चुपके से एकांत में जाके रोता रहता हूँ। यानी मैं अपने प्रेम को दुनिया के सामने जाहिर नहीं करता, मैं पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकता और खुल के रो भी नहीं सकता हूँ, इसलिए एकांत में जाके अपने मन की पीड़ा को रोता रहता हूँ। आगे है, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। तो फितरत होती है स्वभाव या आदत, तवाजुन संतुलन, आलमे हुस्नो इश्क, हुस्नो इश्क का आलम यानी खुद को, स्वयं को या अपने आप को भी कह सकते हैं इसमें। तो इसमें जो है कवि एक प्रेम में डूबे हुए मनुष्य की मनोव्यथा का वर्णन करता है। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य में डूबकर भी मेरे स्वभाव का संतुलन बना हुआ है, यानी मेरे स्वभाव में संतुलन बना हुआ है। फितरत का कायम है तवज्जुन, यानी मेरे स्वभाव का संतुलन बना हुआ है, अर्थात सौंदर्य और प्रेम के वशीभूत होकर भी मैंने अपने स्वभाव को बिगड़ने नहीं दिया है। मैंने अपनी आदत को संभाल कर रखा है। प्रेम और सौंदर्य को उतना ही प्राप्त किया जा सकता है जितना उसमें स्वयं को लीन कर देते हैं।
यानी कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यानी हम खुद अपने आप को प्रेम में जितना खो लेते हैं उतना ही हम प्रेम को प्राप्त करते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि प्रेम और सौंदर्य के प्रति जितना हम स्वयं को समर्पित कर देते हैं उतना ही आनंद हमें प्राप्त होता है। आबो ताबे असरार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले। इसमें शब्दार्थ है आबो ताबे असरार, चमक दमक के साथ, और बैत होते हैं शेर। तो इसमें कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, तुम अब हमारी शायरी की चमक दमक के बारे में हमसे बात मत करो, हमसे मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास भी बुद्धि है, तुम्हारे पास भी ज्ञान है, तुम्हारे पास आंखें भी हैं। तुम अपनी बुद्धि से विचार करके, चिंतन करके देख सकते हो कि हमारे शेर की चमक है या हमने यहाँ वहाँ मोती इकट्ठे किए हैं। ये मेरी शुद्ध शायरी है। यानी कि कवि ये बताता है कि ये जो चमक दमक तुम मेरे शेरों की देख रही हो, ये तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे शेर हैं या कि मैंने मोती इकट्ठे कर लिए हैं, या अथवा कहीं से चुराई हुई है। यानी कि मेरी अपनी शुद्ध शायरी है अथवा चुराई हुई है, इसका अंदाज़ा तुम भली भांति लगा सकती हो। आगे है, ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमन में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते, बाबे गुना जग खोले। इसमें जो है कवि अपनी प्रियजन की यादों का बखान करते हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तू इस विरह अवस्था में ऐसे याद आती है जैसे शराब, एक शराबी को शराब की महफिल में शराब याद आती है। यानी शब्दार्थ देखो, अंजुमन में शराब की महफिल, रिंदों को शराबियों को, फरिश्तों देवता, गिरदू आकाश, बाबे गुना पाप का अध्याय, और जग संसार। यानी इसमें कवि कहते हैं कि तू मुझे ऐसे याद आती है जैसे शराबियों की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। अर्थात जैसे अर्धरात्रि में आकाश में देवता संपूर्ण संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, वैसे ही तुम्हारी यादें मेरे सामने खुल जाती हैं। यानी कि तुम्हारी यादें मुझे ऐसे ही सताती रहती हैं। सदके फिराक एजाजे सुकून के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। सदके फिराक यानी फिराक सदके जाता है, एजाजे सुकून बेहतरीन यानी प्रतिष्ठित शायरी, और मीर जो है वो एक शायर का नाम है। तो इसमें कवि ने एक प्रतिष्ठित शायर मीर के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त किया है। इसमें कवि कहते हैं कि प्रतिष्ठित शायरी की ये आवाज़ मैंने कैसे चुरा ली। इस पर फिराक जो है वो सदके जाता है। सदके फिराक एजाजे सुकून के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, कि जो फिराक है इस प्रतिष्ठित जो शायरी है इस पर सदके जाता है, अपने आप को निछावर करता है। कवि अपनी गज़लों को महान शायर मीर के प्रति समर्पित करते हुए कहता है कि इन गज़लों में तो प्रतिष्ठित शायर मीर की गज़लें बोलती हैं, शायर मीर से ही प्रभावित होकर मैंने ये गज़लें लिखी हैं। अर्थात यह सब शायरी मेरे गुरु जी के आशीर्वाद का फल है। तो ये थी हमारी गज़लें। नमस्कार। आगे हम लेके आएंगे अगला लेसन। तब तक के लिए धन्यवाद।